सेल और बैटरी दोनों वर्ड हमने काफ़ी सुने हैं। एनीवन, क्या डिफरेंस होता है इनमें? और सेल तो एक ही से मिलकर बना होता है, बैटरी कई सेलों से। चलिए मैं बताता हूँ, कोई बड़ा काम तो नहीं, ध्यान होगा। सेल होता है सिंगुलर और बैटरी होती है प्लूरल। यानी और कुछ नहीं, सिंगुलर और प्लूरल वर्ड का डिफरेंस है। जैसे बाजार से हम 1.5 वोल्ट का एक सेल ला के लगा दिया हमने, तो हम सेल कहेंगे उसको। लेकिन हमने 3 सेल लगाए, 2 सेल लगाए, तो वहां पर हम वर्ड यूज करेंगे बैटरी। बस इतना सा फर्क है। यानी सेल के लिए मुझे मार्क करना है डायग्राम, तो मैं ऐसे मार्क कर सकता हूँ खाली एक सिंगल। और बैटरी के लिए मार्क करना है तो मुझे ऐसे 2-3 मार्क करने पड़ेंगे कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं। कल हमने करा था सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, आइडेंटिकल सेल्स लिए थे। तो छोटी सी एक चीज उसी से रिलेटेड ले रहा हूं अभी। अनआइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन। हमने जो कल टॉपिक लिया था उसमें सेल क्या थे हमारे, आइडेंटिकल थे। और आज क्या ले रहे हैं, अनआइडेंटिकल। यानी कि डायग्राम से इसको एलोबरेट करें हम। हमने लेट से ऐसे कुछ सेल्स लगा दिए। मैं यहाँ पे 3 ही मार्क करके चल रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिंप्लिसिटी के लिए। पहले सेल का EMF E1, दूसरे सेल का E2 और तीसरे सेल का E3 है। कितने भी ले सकते हैं। इनके इंटरनल रेजिस्टेंस रेस्पेक्टिवली R1, R2, R3 हैं। और फिर ये एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, R से। हमें निकालना है सर्किट में फ्लो होने वाला मैक्सिमम करंट। ये जितना करंट ये सप्लाई कर रहा है। सर्किट मतलब ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर को हम सर्किट कहेंगे। और एक बात ध्यान रखना, बहुत सारे कंपोनेंट भी हैं सर्किट में, तो हम उन्हें सिंप्लीफाई करके एक रेजिस्टेंस में ही कन्वर्ट करते हैं। तो हमारा यहाँ पर कितना करंट होगा और कैसे निकलेगा, तो लगभग कल वाला ही प्रोसेस रहना है, कोई नई चीज़ नहीं है, बट थोड़ा सा तरीका बदल जाएगा। कल मैंने आपसे कहा था ऐसे 2 पॉइंट हम ले लेते हैं, उसके अक्रॉस एक तरफ सर्किट को रखते हैं अपना, दूसरी तरफ सेल्स को। इस सारे सेल एक ही तरफ लगाए हुए हैं। तो मैं बेटा छोटी छोटी सारी बात लिख नहीं रहा, टाइम बचाने के लिए आप ध्यान रखेंगे। मैं सीधे मेन बात पे आ रहा हूँ। तो नेट EMF अक्रॉस सर्किट या रेजिस्टेंस E डैश, it will be E1 plus E2 प्लस E3, या जितने भी होंगे उतनी टाइम्स हम बढ़ा सकते हैं। अब ये आपस में सीरीज में लगे हैं तो इनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी सीरीज में होंगे। एज सेल्स आर इन सीरीज, therefore their internal resistances will also be in series combination. Therefore net
therefore net internal resistance R dash R1 plus R2 plus R3 एंड सो ऑन जितना हो। अब यदि मैं इसके हिसाब से अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करूं तो मेरा सर्किट ये हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस आर हो गया, ये हमारे टेकन पॉइंट्स हो गए, ये हो गया ईएमएफ ई डैश, ये हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस आर डैश। अब हम इजीली करंट निकाल सकते हैं, ये दोनों सीरीज में होंगे जैसा पिछली क्लास में बताया था आपको। सो देयरफॉर करंट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस आर या सर्किट जो भी नाम दे दें हम, आई इक्वल टू, ये कंडीशन देना है कि एक्चुअल जो होता है नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, ये हमारा फॉर्मूला रहता है, यानी कि ई डैश अपॉन टोटल रेजिस्टेंस हो गया आर प्लस आर डैश, सीरीज में है ये दोनों। तो आई इक्वल टू ई डैश की वैल्यू E1 प्लस E2 प्लस E3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हमारा करंट का फॉर्मूला हो जाएगा। इज दैट क्लियर बेटा जी? कोई डाउट किसी को? नो सर, नहीं सर। नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पहले आइडेंटिकल लेंगे फिर हम अनआइडेंटिकल का ले लेंगे। तो हमने क्या करना है, इसमें पैरेलल में लेना, तो कुछ सेल्स को ऐसे मार्क कर दिया, बहुत सारे होंगे, हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस और ईएमएफ मार्क कर देंगे। और फिर ये आपस में कनेक्ट होने के बाद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर से कनेक्टेड होंगे। हमें निकालना है सर्किट में नेट करंट। नाउ पैरेलल की एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमने रेजिस्टेंस इन पैरेलल पढ़ते वक्त भी डिस्कस करी थी, उस पर ध्यान देंगे। तब हमने कहा था कि जब पैरेलल में लगाते हैं तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट रहता है, दैट मीन्स ईएमएफ भी कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर नेट ईएमएफ अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या रहेगा, वो ई रहेगा। नेट ईएमएफ अक्रॉस सर्किट या अक्रॉस रेजिस्टेंस ई डैश क्या होगा, वो ई के इक्वल होगा। लेकिन रेजिस्टेंस तो काउंट होंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस, ये सारे इंटरनल रेजिस्टेंस किस में है, पैरेलल में होंगे। लेट से हमने n नंबर ऑफ सेल्स लिए तो n नंबर ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएंगे। नाउ नेट इंटरनल रेजिस्टेंस पैरेलल में है तो उसके हिसाब से लिखेंगे, कितने टाइम्स है हमारा, n टाइम्स है, तो ये हो जाएगा n अपॉन आर, 1 अपॉन आर डैश की वैल्यू। तो इससे इंटरनल रेजिस्टेंस जो आ जाएगा हमारा r बाय n आ जाएगा। ये हमारा हो गया नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट।
अगेन जैसे पहले भी कहता हूँ आपसे कि डायग्राम बनाइए, बार बार बनाइए, नए नए डायग्राम बनाएंगे, इजी हो जाएगा। सेम थिंग को हम यहाँ रिपीट करने की कोशिश करें तो अब हमारा ये जो ऊपर का कॉम्बिनेशन है सेल वाला, वो ये हो जाएगा। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस हमारा वही रहा, नेट ई डैश एंड आर डैश वैल्यूज आ गई सेल से रिलेटेड। अब हम इजीली इसका करंट लिख सकते हैं, यही ऊपर वाले फॉर्मूले के अकॉर्डिंग्स में, नेट ईएमएफ अपॉन नेट रेजिस्टेंस, नेट ईएमएफ ई डैश नेट रेजिस्टेंस, इन दोनों का सम। क्यों सम होगा? क्योंकि ये दोनों सीरीज में कहलाएंगे। जरा ध्यान रखिएगा, पैरेलल नहीं होंगे, कल भी बताया था, आज भी बताया है। जिसको ध्यान नहीं आ रहा वो कल वाला वीडियो देख लेना, उसमें भी डिटेल से मैंने समझाया हुआ है क्यों सीरीज है, पैरेलल नहीं है। नाउ नेट करंट थ्रू रेजिस्टेंस कैपिटल आर, I equal to again formula net EMF upon net resistance, net EMF E डैश और ये R प्लस R डैश, यानी E डैश की वैल्यू तो E ही रही जो हमने यहाँ पढ़ा था, और R प्लस R बाय N, ये हमारा करंट हो गया। इसका यदि हम एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करें तो स्मॉल एन यहाँ आ जाएगा, फिर डिनोमीटर वाला पलट के ऊपर चल जाएगा। तो हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये हमारा करंट हो गया पैरेलल कॉम्बिनेशन। बताइए क्लियर है या नहीं है? बेटा जी इसके बाद हम इस सीरीज और पैरेलल की मिक्सिंग करेंगे। तो सेल्स इन मिक्स ग्रुपिंग, बल्कि इससे भी पहले बेटा मैं एक छोटी सी और दूसरी चीज आपको बता दूं। अनआइडेंटिकल सेल्स, अनआइडेंटिकल सेल्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। अभी हमने पीछे पढ़ा था अनआइडेंटिकल सेल्स इन सीरीज कॉम्बिनेशन, नाउ इन पैरेलल। तो सिंप्लिसिटी के लिए मैं एक डायग्राम छोटा सा बना ले रहा हूँ। ये दो सेल हमने ले लिए जिनका ईएमएफ E1 और E2 है, इनके इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 हैं, और फिर ये जाके आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट हो रहा है, और हमें निकालना है सर्किट में फ्लो होने वाला करंट। अब जरा एक पॉइंट जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था पैरेलल में, उस पर ध्यान दें कि भाई इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल या ईएमएफ तो कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन इन दोनों का ईएमएफ अलग अलग है। तो ये किस तरीके से बिहेव करेंगे, तो थोड़ा सा हम सिंपल सेंस में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे तो बड़ा आसानी से क्लियर हो जाएगा। भाई ये सेल अपना एक करंट अलग देगा, इस सेल का करंट I1, इस सेल से आने वाला करंट I2। लेट द गिवन cells produces current
I1 and I2 respectively. So net current I इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा। हम इसे इक्वेशन 1 मार्क कर रहे हैं। यानी ये वाला करंट क्या हो गया भाई, दो तरफ से करंट आ रहे हैं तो दोनों मिलके बना देंगे नेट करंट I। अब हम I1 और I2 कैसे निकालें, क्योंकि ये तो हमने कंसीडर करा हुआ है, गिवन है नहीं। तो यहां पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। वो ध्यान किस तरीके से देना है, ये हमारे लिए है कि भाई एक तो इनका नेट ईएमएफ भी देखना पड़ेगा और नेट इंटरनल रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा। पहले नेट इंटरनल रेजिस्टेंस लिख दूं, वन बाय आर डैश इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये हमारा इतना हो गया। नाउ जरा सोचिए अब नेट पोटेंशियल या नेट ईएमएफ कैसे लिखा जाए इसका। ओके बेटा, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ, इसमें बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन पे हमें नहीं जाना है। कई अलग अलग कंडीशंस आती हैं, तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे, इसकी ज़रूरत पड़नी है। जो इस पे करंट हमारा बनना है वो उससे पहले ईएमएफ लिखना पड़ेगा। ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना, नेट ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन ई डैश, यहाँ का इन दोनों का ई का और आर का रेशियो का सम डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस आना है। E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2, दिस होल इज डिवाइडेड बाय 1/R1 प्लस 1/R2, यानी कि नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। ये डायमेंशनली देखें लें तो ये मेन डिवीजन लाइन है हमारी। मेन डिवीजन लाइन से ऊपर भी R से डिवाइडेड है और नीचे भी R से डिवाइडेड है। दैट मीन्स इसकी यूनिट्स हमारी होल्ड कर रही हैं। इसको और भी हम सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, मैं ज़्यादा उस पर जा नहीं रहा क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा इक्वेशन लिखनी नहीं है। न्यूमेरिकल्स वगैरह में हम देखते रहते हैं, इसका न्यूमेरिकल लेके सॉल्व करेंगे आगे तो ये और इजी लगेगा जितना अभी लगता है। अब हमें सिर्फ कहना क्या है कि करंट जो थे हमारे, कभी जरूरत पड़ेगी तो I1 प्लस I2 के थ्रू निकाल लेंगे, या ये दोनों मिलके हमें करंट दे देंगे। करंट क्या मिलेगा भाई, नेट ईएमएफ डिवाइडेड बाय नेट रेजिस्टेंस। ठीक है, नाउ नेट करंट आई क्या हो जाएगा, ई डैश अपॉन कैपिटल आर प्लस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। मैं इस फॉर्मूले को इसके आगे नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बड़ा फॉर्मूला लगता है, और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगता है तो लिखने में एरर्स ज़्यादा आती हैं। इसलिए जनरली एग्जाम्स में ये टॉपिक डायरेक्टली नहीं पूछा जाता, इसके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स होंगे। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये टॉपिक के बोर्ड में पिछले 10 साल 12 साल से कभी नहीं आया, लेकिन न्यूमेरिकल्स आते हैं। और न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको अभी तुरंत नहीं बता रहा, इसके अभी एक दो क्लास में, इससे पहले एक दो टॉपिक्स और बताने हैं मुझे, तो उसके बाद जाके इस टॉपिक पे हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। इससे पहले के जितने भी टॉपिक्स बताए हैं सब पे आप बहुत इजीली न्यूमेरिकल्स अभी कर सकते हो, बट इसके लिए एक हम डिफरेंट मेथड यूज़ करेंगे क्योंकि डायरेक्ट फॉर्मूला यूज़ करने में बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन हो सकता है और होगा ही। दैट्स वाई
ऐसा नहीं कि यहाँ न्यूमेरिकल नहीं हो सकते, बट बेटर मेथड लेटर ऑन आएगा इसी यूनिट में, मैं उसको तब डिस्कस कराऊंगा। मीन टाइम टॉपिक क्या है बस इतना समझ लीजिए, कैसे निकालना है उन पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। मिक्स मिक्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल सेल्स। अभी तक जो हमने लिया था उसमें सेल्स या तो सिर्फ सीरीज में थे या सिर्फ पैरेलल में थे। नाउ मिक्स ग्रुपिंग यानी सीरीज और पैरेलल दोनों ही रहेंगे। तो जरा गौर से इस डायग्राम को समझना। मैं एक सीरीज ये ली मैंने, इस सीरीज में m नंबर ऑफ सेल्स हैं। मैं m वर्ड स्पेशली ले रहा हूं क्योंकि जब हमने टॉपिक करा था सेल्स इन सीरीज का कल, तो उसमें m नंबर ऑफ सेल लिए थे। हर एक का EMF E और हर एक का इंटरनल रेजिस्टेंस R है। इस तरह की हमने बहुत सारी सीरीज ले ली। डॉटेड करके मार्क कर दूं बहुत सारा दिखाने के लिए, फिर एक यहां मार्क कर दें हम। इनके भी इंटरनल रेजिस्टेंस ऐसी मार्क होंगे। ये सीरीज कितनी ले रही हमने, n नंबर ऑफ सीरीज ले ली यहां से यहां तक। वी टुक n नंबर ऑफ सब सीरीज और फिर इनको हमने आपस में कनेक्ट करा, और ये ऐसे कनेक्ट होने के बाद जाके एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्ट हो रही हैं और हमें निकालना है करंट I। मैं लिख के थोड़ा इसको हल्का सा और बता दूं, आपको ज़्यादा आसान रहेगा। कंसीडर ए मिक्स ग्रुपिंग ऑफ आइडेंटिकल cells in which each series contains या consists of m cells, each of EMF E and internal resistance small r। A large number of such series, say n, हमने यहाँ बताया था ना n नंबर ऑफ सीरीज ले रखी हैं, are connected in parallel and finally they are connected with external resistance कैपिटल R। ना बेटा जरा फटाफट कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ें। करना क्या है पहले उसको समझो। पहले हर सीरीज को हम अपने आप में कैलकुलेट करेंगे, एक सीरीज को। तो हर एक सीरीज के लिए कॉमन वही वैल्यू रहेगी क्योंकि सारी सीरीज अपने आप में आइडेंटिकल हैं। नाउ EMF across
ईच सीरीज ई डैश, ई प्लस ई, ये कितने टाइम्स आएगा, एम टाइम्स। एम टाइम्स क्यों आया, क्योंकि हमने कंसिडर कर रहा है हर सीरीज में एम सेल्स हैं। तो ये हो गया एम ई। ध्यान करना, कल वाला टॉपिक ही रिपीट हो रहा है एक तरीके से। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सीरीज आर डैश इक्वल टू आर प्लस आर, ये भी कितने टाइम्स होगा, एम टाइम्स। तो ये कितना आ गया, एम आर। ये एक सीरीज का हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस और ये एक सीरीज का ईएमएफ हो गया। नाउ जरा इसके थ्रू डायग्राम को हम फिर सिंप्लीफाई करेंगे और अगला स्टेप अकॉर्डिंगली लेंगे। ध्यान देना है इन दोनों वैल्यूज पे हमें। लेट्स सी, अब नया सर्किट बनाएं तो इस तरीके से हमारा नया हो जाएगा ई डैश और आर डैश। ऐसे ही बहुत सारी सीरीज होंगी जो कि अपने आप में पैरेलल में आ गई। पिछले वाले सर्किट में हम ये चेंज कर रहे हैं। और फिर ये जाके हमारा कनेक्ट हुआ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर से, जिसका हमें करंट आई निकालना था। अब आप गौर से देखोगे तो ये सारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बन गया। तो इनको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन के हिसाब से सॉल्व करेंगे। और पैरेलल में हमारे पास कितने हैं, एन नंबर ऑफ सेल्स कहलाएंगे। नाउ बैटरीज ऑफ EMF E dash and internal resistance R dash are in parallel. Therefore, net EMF of combination E double dash equal to E dash equal to ME। आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि पैरेलल में ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। तो इसलिए जो यहाँ नेट ईएमएफ होगा वो ई डैश के इक्वल ही रहेगा। और ई डैश की वैल्यू एमई हमने अभी निकाली थी। नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ कॉम्बिनेशन, ये आर डैश टाइप के जो रेजिस्टेंस हैं ये पैरेलल में लगे हैं। तो लेट्स से आर डबल डैश हमारा नेट है, तो इट इज 1/r डैश प्लस 1/r डैश हमारा ऐड होते जाएगा। और कितनी टाइम्स ऐड होगा, n टाइम्स। n टाइम्स क्यों लिए थे, क्योंकि हमने देखा था n हमारे सच सीरीजेस इन पैरेलल हैं। तो ये हो गया n/r डैश। ये किसकी वैल्यू आई, 1/r डबल डैश की। तो इसके थ्रू r डबल डैश कितना हो जाएगा, r डैश बाय n। और r डैश के पीछे वैल्यू हमने निकाली थी mr, तो ये हो जाएगा mr बाय n। ये हो गया नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जिसके लिए हमने ऊपर वर्ड कॉम्बिनेशन यूज किया। अगेन एक नया डायग्राम बनाइए। अब हमारा ये सेल हो गया इकलौता ई डबल डैश जिसका ईएमएफ है
और इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया R डबल डैश, और ये कनेक्टेड हैं एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से। तो अब इजीली हम करंट I लिख देंगे। Thus current I flowing through circuit। सर आपने अपने आप को म्यूट कर रखा है। Thus net current I flowing through circuit, I क्या हो जाएगा, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, नेट EMF अपॉन नेट रेजिस्टेंस। नेट EMF हमारा क्या था, E डबल डैश, और नेट रेजिस्टेंस था R प्लस R डबल डैश, इस फॉर्मूले के अकॉर्डेंस में। तो E डबल डैश की वैल्यू आई ME, कैपिटल R यही रहा, और R डबल डैश की वैल्यू हमने निकाली MR/N। ये हमारा करंट हो गया। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, इसका एलसीएम लेंगे, N यहाँ आ जाएगा, फिर इस ऊपर चले जाएगा, तो NME अपॉन N कैपिटल R प्लस M स्मॉल r, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये हमारा फाइनल फॉर्मूला आ गया। बट बिफोर रैपिंग अप एक दो छोटी छोटी बातें और बताऊं। जो कल मैंने आपको टेस्ट दिया था उसमें एक वर्ड आ रहा था मैक्सिमम करंट। ये करंट है, नॉट दी मैक्सिमम करंट। यहाँ दो तीन टर्म और समझ लें। कई बार क्वेश्चन में आपको ये N इंटू एम इकट्ठा दे रखा होगा। NM का मतलब क्या हो गया, टोटल नंबर ऑफ सेल्स इन कॉम्बिनेशन। ऐसा क्यों कह रहा हूं, तो हम अगेन डायग्राम पे आए अपने। हर सेल में, हर सीरीज में M सेल और ऐसी N थी, तो M M M N टाइम्स ऐड हुआ तो टोटल NM हो गया। ये हमारे टोटल नंबर ऑफ सेल्स थे। अब यहाँ पर हम एक टर्म पे आते हैं जिसको हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम कहते हैं। जरा 2 मिनट एक्स्ट्रा लूँगा आज बेटा आपकी क्लास में। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। तो पावर मैक्सिमम कब होगी, जब करंट हमारा मैक्सिमम होगा। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम करंट में इसको कन्वर्ट करना है। ये यानी एक कंडीशन है। वो कंडीशन क्या है, तो हम जो इसको डिनोमिनेटर है NR प्लस MR, N कैपिटल R प्लस M स्मॉल r, इसकी वैल्यू जब कम हो जाएगी, मिनिमम पॉसिबल होगी, तभी जाके करंट मैक्सिमम होगा। तो इसकी वैल्यू को मिनिमम कैसे हम बनाएं, कंडीशन कैसे निकालें, तो ज़रा गौर से समझना जो अगली कैलकुलेशन में बता रहा हूं। N कैपिटल R, इसका मैंने रूट करा और स्क्वायर कर दिया, तो मीनिंग सेम रहेगा। रूट और स्क्वायर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। ऐसी MR को रूट M स्मॉल r और उसका स्क्वायर। हम सबको एक फॉर्मूला पता है, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ माइनस साइन था, तो ये मेरा a है, ये मेरा b है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूँ, a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab, यानी a
माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2 अंडर रूट, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एन एम कैपिटल आर स्मॉल आर। नो हमने ऐसा क्यों लिखा? कोई पर्टिकुलर कंडीशन में स्क्वायर टर्म की जो माइनस साइन के साथ आ रहा है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 0। तो यही हमारी कंडीशन हो जाएगी। ये हमारा क्या था? डिनोमिनेटर था। डिनोमिनेटर will give minimum value only when under root n capital R minus under root m small r equal to 0, यानी कि अंडर रूट n कैपिटल R इक्वल टू अंडर रूट m स्मॉल r, या ऐसे लिख सकते हैं एन आर इक्वल टू एम आर, या इसको लिख सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं कैपिटल आर इक्वल टू एम आर अपॉन स्मॉल एम। और ये एम आर अपॉन स्मॉल एम क्या था? हमारा नेट इंटरनल रेजिस्टेंस था। तो इसका मतलब है कि जब ये कंडीशन आएगी तो मैक्सिमम करंट कितना हो जाएगा हमारा? आई मैक्स एन एम ई अपॉन अंडर रूट 2 एन एम कैपिटल आर स्मॉल आर। अब आप चाहें तो एक रूट को एडजस्ट कर सकते हैं एन और एम के, मैं फ़िलहाल कर नहीं रहा। तो ये मेरा मैक्सिमम करंट हो गया, और मैक्सिमम करंट जब मैं पावर में रख दूंगा तो मेरा मैक्सिमम पावर बन जाएगी। बट मुझे इसे कंक्लूड करना है तो मैं ये लिखूंगा कि सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तब होगी जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस नेट इंटरनल रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। तो कंडीशन क्या आ गई मेरी? एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इक्वल टू नेट इंटरनल रेजिस्टेंस। जब ये होगा सर्किट में हमारे, तब जाके हम कह सकते हैं कि सर्किट में मैक्सिमम करंट ट्रांसफ़र होगा, और इस फिनोमेनन, इस थ्योरम को हम कहते हैं मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम।